जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 16/12/2017 के शिफ्ट सेकंड का पेपर है। आइए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। बादल का समानार्थी पूछा। ठीक है, देखिए अम्बुद जो है ना साथी, अम्बुद हमारा बादल का समानार्थी होता है। बाकी जो अम्बुज है, ठीक है, ये देखिए अम्बुद है और ये अम्बुज है। ठीक है, अम्बुज, जलज और नीरज ये सब कमल के समानार्थी शब्द है। ठीक है, लेकिन अम्बुद जो है ना ये बादल का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा वर्ष 1982 ईस्वी में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनमें साथ ही महादेवी वर्मा जी को मिला था 1982 में क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो प्रस्तुत विकल्पों में से महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में उनकी कृति यामा के लिए, ठीक है, उनकी कौन सी कृति थी, यामा, जिसके लिए उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1982 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, जाति, विधि, राशि या शशि, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। इनमें जो पुल्लिंग शब्द है साथी वो हमारा शशि है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा अचानक घबरा जाना। ठीक है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा का विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, अचानक घबरा जाना मतलब हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए, हक्का बक्का रह जाना मतलब भौचक रह जाना, भीगी बिल्ली बनना मतलब भयभीत हो जाना। ठीक है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान स्वयं करना। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें साथी हमारे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि देखिए सर्वनाम में क्या होता है ना, इसमें मैं होता है, तुम होता है, आप होता है। ठीक है, सर्वनाम के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, इस क्या है कि मैंने मेरे को सुधार लिया। अब साथियों देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसलिए है कि सर्वनाम में तेरे को मेरे को नहीं चलता है। ठीक है, जो दिल्ली वाली लैंग्वेज होती है ना, ये तेरे को मेरे को यहाँ पे नहीं चलती है, यानी इस वजह से हमारा गलत है। तो मतलब क्या इसमें है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ना। अच्छा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि मैंने स्वयं को सुधार लिया। ठीक है, मैंने स्वयं को सुधार लिया है। ठीक है, चलिए, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है। जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा, बताइए मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है कि अर्थ विशेष होता है कि पूर्ण इकाई होता है कि परंपरागत कथन होता है। तो साथियों क्या होता है, वाक्यांश होता है। ठीक है, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। मतलब कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ बताना है इस लोकोक्ति का। तो इसका अर्थ होगा ना साथियों, मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, नहीं कहते मुसीबत में कोई और मुसीबत आ जाती तो लोग कहते करे यार कंगाली में आटा गीला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि व्याकरण का वह विभाग, ठीक है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो वो शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, पीछे अभी हमने एक क्लास ली थी शब्द विचार की। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, ठीक है, शब्दों के भेद, ठीक है, उसके बाद रूप, बनावट, ठीक है, आदि का वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये शब्द की बात है, तो शब्द विचार हो जाएगा यहाँ पे। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा हमने क्या बताया था कि अदृश्य रूप में होती है। मतलब क्या है, भाववाचक जो संज्ञा है इसको बस हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अदृश्य रूप में होती है, दृश्य होती नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थानों भरें। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना है। निम्न में से खाली स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब संज्ञा नहीं है, इसमें कौन सा होगा, देखिए करुणा, अमीरी और सुंदरता, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पढ़ाई है ना साथियों, ये पढ़ाई हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है,
देखिए वही कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य रूप में होती है। ठीक है, जैसे करुण, ठीक है, करुण का क्या होगा, भाववाचक बनाएंगे तो करुणा हो जाएगा। ठीक, सुंदर का सुंदरता हो जाएगा, अमीर से अमीरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, यानी पढ़ाई जो हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है। ठीक है, बिजली, ज्योत्सना, चमक या रोशनी। अच्छा पूछा क्या है, चांदनी का समानार्थी और कौन सा नहीं है, मतलब तीन तो हैं। देखिए बिजली का जो समानार्थी होता है, ज्योत्सना भी होती है, रोशनी भी होती है, चमक भी होती है। सॉरी, चांदनी का समानार्थी चमक होती है, ज्योत्सना और रोशनी, ये तीनों होता है, लेकिन बिजली नहीं होता है साथियों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है ना। वही कह रहा प्रस्तुत विकल्पों में चांदनी का समानार्थी शब्द बिजली नहीं है, जबकि बिजली का समानार्थी क्या होता है, दामिनी होता है, चपला, ठीक है, सौदामिनी, और बाकी जो है शेष चांदनी के समानार्थी शब्द हैं। तो वही आपको बताया था, हमने पूछा था चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो जो बिजली है वो चांदनी का समानार्थी नहीं है। बाकी ज्योत्सना, रोशनी और चमक ये किसके, चांदनी के समानार्थी शब्द है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द को पहचानना है। ठीक है, मतलब कौन सा शब्द सही है। त्योहार, त्योहार, त्योहर या त्योहार। पहली बात कि त्योहार को सही बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी एक तरह से समझिए कौन सा होगा त्योहार का। देखिए साथियों, त्योहार तो नहीं होता है, ठीक है, त्योहार भी नहीं होगा, त्योहार भी नहीं होगा, मतलब क्या होता है, त्योहार होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन 12 से लेकर 14 तक, यह गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहे भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी समझ बूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है, जिसने राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के, ठीक है, अपने विशिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। राइट, इसके बाद कह रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़, देखिए कह रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है। क्या है, आत्मघाती है। राइट, आगे कह रहा है क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों हुई राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन है। राइट, चलिए अब गद्यांश को हम देखते हैं। कह रहा है इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। सबसे पहली बात किसका शीर्षक पूछा है, तो राष्ट्रभाषा की तलाश, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, या राष्ट्रभाषा हिंदी, या फिर हिंदी का महत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है, राजनीतिक चातुर्य की, या सांप्रदायिक सद्भावना की, या प्रशासनिक दक्षता की, ठीक है, या विवेक, धैर्य और सहानुभूति की। तो विवेक, धैर्य और सहानुभूति की होती है। राइट, ऑप्शन नंबर डी सही है। आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ठीक है, जो गद्यांश दिया गया है इसका मूल तथ्य क्या है वो आपसे पूछ रहा है। इसका जो मूल तथ्य साथियों ना, भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है। ठीक है, भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपमा अलंकार का भेद नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार का भेद साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है
और उपमान होता है लेकिन लक्षण नहीं होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो गया यहाँ पे। इसमें क्या होता है देखिए, उपमा अलंकार में इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। और एक होता है उपमान, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए। एक बात समझिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। फिर एक है समानता सूचक, ठीक है, जिसे जो, सम, सा से सरिस, ठीक है। एक होता है साथियों समान धर्म, ठीक है, समान धर्म। जैसे इसमें क्या होता है कि ये उपमेय और उपमान में दोनों में क्या होते हैं, समान गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मतलब एक समान रहते हैं, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह कनक कनक ते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बवराए जगवा पाए बवराए। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? अच्छा, इसमें जो साथियों प्रयोग हुआ है वो यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ है देखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है जब किसी पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। समझिए, जब एक शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, ठीक है, किंतु उनके अर्थ प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे कनक कनक एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। और एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा यहाँ पे हमने बताया आपको? हमारा यमक अलंकार हो गया, राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? जो यह है ना, यह के बारे में पूछा है कि यह जो है विशेषण का कौन सा भेद है? ये साथियों सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, क्यों है? देखिए, यह क्या है? यह तो एक सर्वनाम है। हमने क्या बताया था कि यह सर्वनाम है और कहानी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह ही व्यवहार को प्रकट करते हैं तो वहाँ क्या होता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए वही भी कह रहा आगे, कह रहा है प्रस्तुत वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है, देखिए हमने बताया था ना, ठीक है, संज्ञा के पहले आते हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे यह, वह, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? अब देखिए पूछा है कि नहीं है। ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली या बहुत लंबी रस्सी। गुणवाचक का, इसमें जो साथी बहुत लंबी रस्सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? अब बहु का बहुवचन क्या होता है? बहु का बहुवचन बहुएं होता है, राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो कादम्बरी जो है साथियों ने, ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है, राइट, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? विपरीत मतलब विलोम शब्द पूछना चाहता है, ठीक है। तो साकार का क्या होता है साथी? साकार का निराकार होता है ना, साकार का क्या होगा? निराकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और देख लीजिए, विकार का अविकार होता है, आकार का आकारहीन होता है, ठीक है। जैसे एक आकार होता है ना, किसी भी चीज़ का शेप होता है, तो उसका विलोम होगा आकारहीन, जिसका कोई आकार ही नहीं हो, राइट। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? उसको हम साथियों लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है ना। भाषा लिखने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त चिन्हों को, जो प्रयुक्त जो भाषा हम लिखते हैं, ठीक है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? हम लिपि कहते हैं, राइट। आते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ में। अभी क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है साथियों कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है ना। देखिए, नाव का समानार्थी तो नौका होता है, ठीक है, डोंगी भी होता है और तरी भी होता है, लेकिन तरुड़ी तो नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कह रहा प्रस्तुत विकल्पों में नाव का समानार्थी शब्द तरुड़ी नहीं होगा। नाव के समानार्थी शब्द इस प्रकार है: नौका, डोंगी, तरी और तारिणी। क्या होता है? तारिणी होता है, ठीक है, और ये तरुड़ी दिया है, राइट। फिर जलयान भी होता है। तरुड़ी के समानार्थी शब्द हैं युवती, यौवनवती, सुंदरी, रमणी और नवयुवती, ठीक है, ये सब किसके हैं? तरुड़ी के समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखे होते हैं तो कुछ खाली स्थान से, अब बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें साथियों विस्तार से लिखे होते हैं, राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, अब बताइए राज्य भाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि ब्रज भाषा है कि संपर्क भाषा है। तो साथियों जो हिंदी है ना वो भारत की क्या है, संपर्क भाषा है, राइट, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, संपर्क भाषा है। खाली स्थान को भरना है, हम जिनसे कुछ रखते खाली स्थान है वह हमारी खाली स्थान करते हैं। इसका साथियों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसका पूरा वाक्य इस प्रकार होगा कि हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा हैं, ठीक है, वह हमारी क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। रिक्त स्थानों को किसमें भरना है, खाली स्थान और खाली स्थान दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण, अच्छा शब्दांश होते क्या है, शब्द का एक अंश होता है शब्दांश, ठीक है। तो साथियों हमने क्या बताया, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जहाँ एक शब्द, ठीक है, एक शब्द हो उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे साथियों हमारा कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा, लेकिन श्लेष में भी अर्ध श्लेष होगा, ठीक है। जहाँ एक शब्द और अनेक अर्थ, अब अर्थ की बात हो रहा है ना, अनेक अर्थ, ये तो बात है कि श्लेष अलंकार के भी दो वेद होते हैं, एक होता है अर्थ श्लेष, एक होता है शब्द श्लेष, ठीक है। तो बात अर्थ की चल रही है तो यहाँ पे अर्थ श्लेष हो जाएगा हमारे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, ठीक है, मतलब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिया है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खाली स्थान क्या बरपाया, क्रोध, रूप, कहर या तहलका। ये साथियों क्या बरपाया, कहर बरपाया ना। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया, राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह, अच्छा बात कहाँ की चल रही है, बात वर्तमान की चल रही है, ठीक है, और क्रिया के होने का संदेह हो, अभी क्रिया तो कंफर्म मतलब पूर्ण हुई नहीं है, मतलब क्या संदेह हो, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है, तो वो साथियों कहलाता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए बात तो वर्तमान की है और उसमें संदेह है, तो संदेह तो होगा मतलब संदिग्ध हो गया, और वर्तमान काल मतलब वर्तमान हो गया, तो भूत और भविष्य की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और अपूर्ण की तो बात ही नहीं कोई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित थी, तो वह साथियों हमारी मैथिली भाषा में रचित थी, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहा एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, एकाकिनी शब्द का लिंग क्या होगा साथी, एकाकी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कह रहा समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देखिए देशभक्ति का समास विग्रह है, ठीक है, देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, और समास विग्रह का भेद है, मतलब देशभक्ति में कौन इसका समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा भेद होगा समास का, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं देशभक्ति मतलब क्या, देश के लिए भक्ति, समास विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। अब साथियों देखिए अभी हमारा कहाँ जाएगा, अभी हमारा जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, हमने बताया था। कर्ता ने, ये कर्ता नहीं आता, यहाँ से कर्म से स्टार्ट होगा, कर्म ने, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि और समास विग्रह का कौन सा भेद है, तो अब संप्रदान की बात हो रही है ना, देश के लिए भक्ति, ठीक है, यानी संप्रदान तत्पुरुष की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है, तो पद्मावत साथियों अवधी भाषा में लिखी है, किसमें लिखी है, अवधी भाषा में ना। आते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, पंक्ति का साथियों वचन क्या होगा, पंक्तियाँ हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता हुआ सही मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा है, तो जबरदस्ती चिपका हुआ मतलब गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 37। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए, वह तुम और हम, ठीक है, तुम देखिए तुम वह और हम बाजार जाएंगे गलत है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 38। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, वाक्य में कौन सा अलंकार है यहाँ पे, तो हमारा लुप्तोपमा अलंकार है, राइट। 39। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, त्रुटि बताना है, तो इसमें होगा साथी मैं आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। दिए गए विकल्पों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है,
जनता, आकाश, पानी और हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है।